हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, वो प्रश्नों को आज हम आपको समझाएंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और अध्याय 1 से आपको 6 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और दो अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी 2 दूनी 4 अंक और विकल्प हो गए 1-1 अंक। कैसे? तो 6 अंक का ये अध्याय है। आज आपको हम आधा घंटे में आपके 6 अंक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आप यहाँ से 80 से 90% आप समझिए कि आपको आना ही है। और इसी प्रकार हर वीडियो हम आपको 1-1 अध्याय के बना के बताएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अन्य ग्रुपों में, तो अन्य बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए हम आते हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद सेकंड आती है पूर्ण प्राकृत संख्या। पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो पूर्ण प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद आपकी कौन सी संख्या आएंगी? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक मान भी होते हैं और ऋणात्मक मान और शून्य भी सम्मिलित होता है। उसके बाद आती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जिसमें P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और जिसमें Q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य, यानी Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपकी परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर वास्तविक संख्याएं आती हैं, रियल नंबर, जिनमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या जितनी भी ये सब सम्मिलित होती हैं, क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर कहलाती हैं। तो ये तो आपको हमने एक परिचय के रूप में बताया। अब आपको जो किससे राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रश्न बैंक मिली है, उस प्रश्न बैंक में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको हम समझाएंगे। इसमें आपको विकल्प भी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, सत्य असत्य एक शब्द वाले, और जो जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करके बताएंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको प्रश्न आएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 अ ब स द, उसमें से आपको सही उत्तर चुन के आपके पेपर में लिखना है। वार्षिक पेपर में कैसे लिखना है ये भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये पेपर आ गया तो हम पेपर को क्या करेंगे, पूरा का पूरा ही लिखते हैं उसके बाद आंसर लिखते हैं, वैसा नहीं करेंगे। हमारे पास ये प्रश्न है, हम प्रश्न देखें, इसका सही उत्तर जो आएगा प्रश्न नंबर 1 का पहले का उत्तर, इस प्रकार से लिखना है और पेपर आप अच्छे से कीजिए। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। प्रश्न को समझिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ और घटाना, क्या कौन सी संख्या होगी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो आपको सबसे पहले परिमेय संख्या मालूम होनी चाहिए। जैसे 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसमें मैंने किसको जोड़ दिया? एक अपरिमेय संख्या ले लिया, करनी 3, 2 धन करनी 3, तो इनका योगफल क्या होगा? 2 धन करनी 3। तो ये परिमेय संख्या हुई और ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाना। जब आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में से घटाएंगे तो भी आपको क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो प्रश्न था एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर कौन सी संख्या होगी? तो अपरिमेय संख्या होगी। आपको कोई भी विकल्प आ सकता है इस टाइप से, आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दे सकता है, उसमें पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका अपरिमेय।
अपरिमेय। क्या आंसर आ जाएगा इसका? अपरिमेय, यानी इसका ब नंबर का आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? यहाँ पे अ नंबर, ब नंबर, स नंबर, द नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। अ नंबर है तो अ नंबर को हल करके देखते हैं। 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। अब इसको हम पहले कोष्ठक को हटा देते हैं। 3 धन करनी 23 ऋण करनी 23। अब ये धन करनी 23 से ऋण करनी 23 क्रॉस हो गया, घट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3। अब 3 बताइए परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? तो ये है परिमेय संख्या, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखिए, 2 बटे करनी 7 भागित 7 बटे करनी 7। ये करनी 7 से करनी 7 कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 बटे 7, और 2 बटे 7 क्या है? पी बटे क्यू के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद स नंबर देखिए, ये कौन सा हो गया आपका? ये भी नहीं है अपरिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या हो गई। 1 बटे करनी 2, ये 1 बटे करनी 2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे करनी 2 का भाग हुआ है, और करनी 2 क्या है? 1। तो इसको ये क्या हो जाएगी आपकी परिमेय अपरिमेय संख्या। इसका सही आंसर अपरिमेय संख्या कौन सी? 1 बटे करनी 2। अब ये क्यों नहीं है, इसको भी हल करके देखते हैं। धन करनी 5 से ऋण करनी 5 कट गया, 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गया, तो 5 परिमेय संख्या है। और यहाँ पे करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय संख्या कौन सी। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा 1 बटे करनी 2। इसका आंसर सही क्या आ जाएगा? उत्तर 1 बटे करनी 2। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। 1 बटे करनी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। प्रश्न पूछा तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो 1 बटे करनी 2 अपरिमेय है। तो आपको यहाँ 1 बटे करनी 3 दिया तो भी अपरिमेय हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये तो चलो 1 बटे करनी 4 दे दिया, तो ये परिमेय या अपरिमेय? करनी में तो है, लेकिन देखो 1 करनी 4 का वर्गमूल 2 तो 1 बटे 2, तो ये परिमेय संख्या कहला जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपकी प्रश्न बैंक में दिया है, प्रश्न बैंक कौन सी है आपकी? जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मिली हुई है। इसमें अगला प्रश्न दिया है आपका 3 नंबर। यदि 3 नंबर दिया है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके अभी एग्जाम के लिए 10-12 दिन बाकी हैं। a बड़ा है 0 से, a बड़ा 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सा सत्य है? अभी ऑप्शन लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी इसको समझा देंगे आपको हम। अ नंबर दिया है इसमें a की घात p बटे a की घात q, a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p धन q। ब नंबर दिया है इसका a की घात p पूरे की घात q बराबर दिया है a की घात p धन q। श नंबर दिया देखिए इसका a बटे p और a बटे q बराबर दिया है a की घात p माइनस q
और उसके बाद एक और दिया है द नंबर, यहाँ लिख दे रहे हैं द नंबर a की घात p गुणित a की घात q बराबर a की घात 2 पूरे की घात p q। ये प्रश्न आपको पेपर में आया। प्रश्न क्या है, यदि a बड़ा है शून्य से, a का मान किससे बड़ा है, शून्य से, एक वास्तविक संख्या है, a बड़ा है शून्य से और वह कैसी है, एक वास्तविक संख्या है, और p और q परिमेय संख्या है। ये p और q क्या है, परिमेय संख्या है। तब निम्न में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे आप घातांक की नियम लग जाएगा। घातांक की नियम देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, a की घात p बटे a की घात q। जब ये आधार समान है और घाते तो क्या होती हैं, जब आधार समान होता है और भाग में रहता है तो ये भाग में, तो घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और यहाँ पे घाते क्या हो रही हैं, जोड़ रही हैं, इसलिए वाला ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखिए एक घात की घात है तो घातों क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, a की घात p गुणित q आता, यहाँ पे तो यहाँ पे भी ये रॉन्ग है। अब जब देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन ये वाला आ जाएगा आपका, a की घात p बटे a की घात q, तो इनमें घातें क्या हो रही है, आधार समान है, घातें घट रही हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p माइनस q, एंड घात काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा स नंबर। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, स नंबर आ जाएगा। ये आपकी प्रश्न बैंक के ही क्वेश्चन है, आपको जो राज्य शिक्षा केंद्र से मिली हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 3 विकल्प हुए। अब चौथा विकल्प देखते हैं इसका। आप चाहे तो अपनी कॉपियों में नोट कर सकते हैं इन्हें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके पूरी इस प्रश्नावली के जो प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न है उन्हें समाप्ति करेंगे, और आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आपको आंसर बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ, शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 पर पहला ही प्रश्न है और अधिकतर पूछा है कि शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो शून्य परिमेय संख्या है। और इसे p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, शून्य बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बता दिए। अब अगला प्रश्न दिया है, इसका चौथा नंबर दिया है, देखिए, यदि b बड़ा है शून्य, एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सेम अभी जो एक क्वेश्चन किए थे उसी जैसे, और m और n परिमेय संख्याएं, तब निम्न में कौन सा सत्य है, निम्न में कौन सा सत्य है। ये प्रश्न दिया हुआ है आपका। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन, इसको हम ए नंबर दे देते हैं। ए नंबर क्या दिया है, b की घात m गुणित b की घात n बराबर b की घात m धन n। फिर सॉरी, यहाँ पे कौन सा असत्य पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा असत्य है। आपको सत्य भी पूछ सकता है, असत्य भी। यहाँ असत्य पूछा है। बी नंबर दिया हुआ है आपका, b की घात m पूरे की घात n बराबर b की घात m गुणित n। फिर सी नंबर दिया है,
b की घात m भागित b की घात n बराबर b की घात m माइनस n, और d नंबर दिया हुआ है इसका b की घात, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक, उसके बाद b की घात m भागित b की घात n बराबर b की घात m ऋण n। यहाँ पे धन ले लीजिए, यहाँ धन दिया है। अब देखिए सबसे पहला कि क्या कहा है, b बड़ा है शून्य से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सा असत्य है। आपको यहाँ पे जो गलत है उसको बताना है। तो पहला देखिए, हमें घातांक की नियम मालूम है कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। घातांक के नियम भी बता रहे हैं कि यदि आधार समान है और घातें असमान हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आधार b है, दोनों के आधार समान है और घातें असमान है और घातें जुड़ी हुई, तो ये तो सत्य है। घात की घात है तो घातों क्या होता है, गुणा होता है, ये भी घातांक के नियम है, ये भी सत्य है। और ये भाग में है तो भाग में क्या होता है, घट जाता है। भाग में क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस की हमने लिखने में, यहाँ पे दिया n माइनस m। तो अब यहाँ पे देखिए ये भागित में तो है, आधार भी समान है, घातें असमान है, लेकिन आपका m में से n घटना था, यहाँ n में से क्या घट रहा है, m, यानी कि ये वाला क्या होगा, असत्य। ये भी सत्य है, आधार समान है तो घातें घट रही हैं, तो इसका C नंबर सही होगा। नेक्स्ट इसका अगला 5वां नंबर दिया हुआ, इसका सही आंसर क्या आएगा, C नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। इसका 5वां देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं है। तो इसमें दिया है अ नंबर 5/4, ब नंबर 11/8, उसके बाद श नंबर 17/8 और द नंबर 13/8। तो अब देखिए 1 और 2 के बीच में नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं, ये बताना हमें। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। आप आकलन कीजिए कि इसमें से कौन सी इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर जो बताया आपकी प्रश्न बैंक में बताया है, देखते हैं कौन सा आंसर बताया प्रश्न बैंक में। 5वें का स नंबर 17/8 बताया है। इसका सही आंसर क्या बताया, 17/8, जो 1 और 2 के बीच में नहीं है, 1 और 2 के बीच में नहीं है। देखो अब क्यों नहीं है ये आपको सोचना है यहाँ पे। इसका सही आंसर तो अभी 17/8 ले लीजिए, इसका भी हम बाद में रीज़न बता देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को आया है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर जब हम परिमेय संख्या 2, 4, 1/2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गई। अब प्रश्न कह रहा है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ ले लिया, एक डिब्बे में ले लिया। अभी 2 डिब्बे में अलग अलग थे, अब इनको हमने एक साथ ले लिए। तो ये साथ लेने पर खालिस्तान संख्या का संग्रह हो जाता है। तो ये किसका संग्रह हो जाएगा, वास्तविक संख्या। किसका हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। सत्यासत्य में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछा। जैसे अभी सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो कौन सी संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है? वास्तविक संख्याओं का। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम मिला देंगे तो किसका संग्रह प्राप्त होगा? वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसी का 2 नंबर दिया है खालिस्तान में। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या r, ये r को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे p/q में p/q, इसे p/q के रूप में लिखा जाता है। इसे किस रूप में लिखा जाता है? p/q के रूप में लिखा जाता है। तो ये r क्या हो गई आपकी? r बराबर p/q। संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां ये p और q खालिस्तान होंगे। जब इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे तो ये p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है वह परिमेय संख्या कहलाती है, जिसमें p और q क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। और q का मान 0 नहीं होता, तो ये p और q क्या होंगे? इसके पूर्णांक होंगे। यानी p का मान और q का मान कैसा हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक कौन से होते हैं? 0 से लेकर धनात्मक पूरे मान और 0 से लेकर ऋणात्मक पूरे मान। इसके बाद अगला प्रश्न आया है नंबर 4 और नंबर 3। यदि r परिमेय संख्या है, s संख्या अपरिमेय है। ये r क्या है आपकी? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है। s क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है इसमें r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या है। तब r धन s और r ऋण s खालिस्तान संख्याएं होंगी। अब आपको अभी हमने इसके पहले वाले जो विकल्प था उसमें समझाए थे। ये r परिमेय संख्या है और s अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्याएं। या घटाएंगे तब भी क्या होगी? परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में घटाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? एक जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है शांत अनुवर्सारी आवृत्ति होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत अनुवर्सारी यानी अशांत अनुवर्सानी आवृत्ति होता है। क्लियर हुआ? प्रश्न क्या था? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत अनुवर्सारी आवृत्ति होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, देखो इसमें क्या पूछा है? 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या बताइए। तो 0 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या? एक परिमेय संख्या बताने के लिए कहा है। आप बहुत आसानी से बता देंगे। 0 और 1 के बीच में जब 2 परिमेय संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं हम? पहली संख्या दूसरी संख्या का योग करके 2 का भाग दे देते हैं तो हमें परिमेय संख्या मालूम हो जाती है। जैसे किसके बीच ही कह रहा है? 0 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या कहा है? 1। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या तो क्या करेंगे? 0 धन 1 भागित 2, 0 में 1 जोड़े तो 1 भागित 2। तो 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या हो गई? 1/2। फिर दिया है आपको क्या? 3.14
2 6 7 8 ये दिया है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ। क्यों आया हाँ? देखो दशमलव के बाद यहाँ पे इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। गुणा करके मान लिखिए। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करके मान लिखिए। बस आपको रफ में करके देख लेंगे और उत्तर लिखना है बस इसका। तो हम इसको हल करके बता रहे हैं, देखिए हल क्या है। 6 करनी 5 गुणित 2 करनी 5 गुणा का है। अब जो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा कर दो, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से। तो 6 का 2 में गुणा की 6 दूनी 12 गुणित, अब ये करनी 5 है, करनी 5 में गुणा किए, करनी 5 गुणित करनी 5, तो ये होगा करनी 5 का वर्ग, और वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचा 5। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 गुणित 5, इसका जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर हो गया। तो किसी भी समान करनी के अंदर के मान जो समान है उनका गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। करनी 5 है, करनी 5 गुणा किए 5। यदि यहाँ करनी 3 रहता है और यहाँ करनी 3, तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करते तो यहाँ जाता 3। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या आ जाता 3, तो फिर क्या होता, करनी के अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाता। लेकिन अभी करनी के अंदर के मान समान है तो वह संख्या जैसी की वैसी। करनी 5 है, करनी 5 गुणा की 5 और 12 का 5 गुणा की 12 पंचे 60, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। तो आपको आंसर लिखना है बस ये रफ में करके। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3। एक कोष्टक में दिया है, सॉरी कोष्टक में नहीं, हमने यहाँ दिया है 2 धन करनी 2 धन 5 धन करनी 3 और करनी 2 ऋण 3 करनी 3 का योग क्या होगा। योग यानी क्या समझते हैं आप, योग यानी जोड़ना, क्या होगा, योग यानी होता है जोड़ना। तो अब इनको हमको जोड़ के बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन था हमारा, अब ये इसको हल करना है। वैसे तो आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, तो इसको आप रफ में हल करके देख लेंगे। हम रफ में कैसे करेंगे, 2 करनी 2 धन 5 करनी 3, क्या करना है जोड़ना है, तो धन का चिन्ह लगा दिए, करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को। अब जोड़ेंगे कौन सी, समान करनी वाले मान से समान करनी मान वाले समान जोड़ेंगे। तो देखो 2 करनी 2 धन करनी 2, समान करनी एक साइड कर दिए, धन 5 करनी 3 ऋण 3 करनी 3। देखो इसका भी करनी 3 का मान समान करके अलग हो गया। ये 2 में इस यहाँ का एक जोड़ा तो कितना हो गया 3 करनी 2। फिर अब धन 5 में से ऋण 3 घटा तो धन 2 करनी 3। करनी के अंदर के मान जैसे के वैसे रहेंगे। जोड़ेंगे किससे, समान करनी वाले मान से समान करनी वाले मान ही। यहाँ पे करनी 3 है और यहाँ पे करनी 3 है, इसलिए ये घटा क्यों, क्योंकि धन और ऋण में था इसलिए घट गया। इसमें भी करनी 2 है, इसमें भी करनी 2 है इसलिए, और दोनों में धन धन के चिन्ह इसलिए जोड़ के, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 करनी 2 धन 2 करनी 3। इस प्रकार से वाला प्रश्न समाप्त हुआ। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है सत्य और असत्य। तो आपको सत्य असत्य देखना है यहाँ पे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए जा रहे हैं, यदि ये प्रश्न समझ आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके अभी प्रत्येक अध्याय हम इसी प्रकार से, और पेपर के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आईएमपी क्वेश्चन है, गैस पेपर कहते हैं, वो हम आपको बना के डालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सत्य असत्य। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवर सारी आवृत्ति होता है।
हाँ बिल्कुल सत्य है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनुवर्सारी आवृत्ति होता है, बिल्कुल सत्य है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनुवर्सारी आवृत्ति होता है। किसका? परिमेय संख्या का। यदि अपरिमेय संख्या की बात करता तो अनुवर्सारी अनावृत्ति हो जाता हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपकी? प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। अब कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी हो गई हमारी? 0, 1, 2, 3। अब प्रश्न कह रहा है ये पूरी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। अगला प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे? पूर्णांक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या है? प्रत्येक पूर्णांक है। अब यहाँ कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, बिल्कुल असत्य। क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या में 0 से 1, 2, 3, 4 ऋणात्मक संख्या नहीं आती। फिर अगला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, तो बिल्कुल जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, सत्य। पांचवा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए क्या आएगा? असत्य। तो पहला विकल्प, पहला सत्य था, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे समाप्त हो गए। अब आते हैं प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभी तक हमने कितने अंक की तैयारी की है? 2 अंक की। यह अध्याय आपके कितने अंक का आएगा? 6 अंक का। अब आपको 4 अंक की तैयारी करना है। इसका प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 दिया है 1/7 ऋण करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। हल लिखेंगे, प्रश्न लिख दीजिए। ये प्रश्न आपको पेपर में 2 अंक के आएंगे। कितने अंक का एक प्रश्न आएगा? 2 अंक का प्रश्न आएगा और ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब करेंगे क्या। हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है, हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। किसका? हर का परिमेयकरण करने पर, बिल्कुल ऐसा आप बराबर लिखना है आपको पेपर में। अब हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। पहले जो आपका प्रश्न दिया उसको लिख दीजिए, 1/7 ऋण करनी 6। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो हर में जो बीच का चिन्ह होता है, जैसे ये धन का चिन्ह है तो कायम बदल जाता है, और सॉरी ऋण में है तो कायम बदल जाएगा धन में, और वो अंश और हर में उसका गुणा कर देंगे उसी संख्या का। करनी 7 धन करनी 6 भागित करनी 7 धन करनी 6। संख्या बिल्कुल आपकी करनी 7 ऋण करनी 6 थी, तो इसका ऋण चिन्ह कायम बदल गया, धन में बदल गया, और इसी संख्या का अंश और हर दोनों में हमने गुणा कर दी है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, करनी 7 धन करनी 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 7 का पूरे का वर्ग ऋण करनी 6 पूरे का वर्ग। अब ये कहाँ से आया? ये पूरे का वर्ग क्यों हुआ? तो हमारा यहाँ पे एक सूत्र है, आपको याद होना चाहिए, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b होता है और एक कोष्टक में a ऋण b। तो ये सूत्र लग गया। देखो ये a ऋण b a धन b, a ऋण b a धन b बराबर क्या हो गया, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी a का वर्ग ऋण b का वर्ग। यहाँ का a का मान करनी 7 हो गया, b का मान करनी 6, तो करनी 7 का वर्ग ऋण करनी 6 का वर्ग, करनी 7 धन करनी 6। अब देखिए करनी 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस करनी के अंदर कोई संख्या है उसका वर्ग कहता है तो संख्या जैसी की वैसी आ जाएगी। करनी 7 का वर्ग
7 और करनी 6 का वर्ग 6, तो करनी 7 धन करनी 6 जैसा का वैसा अंश, और 7 में 6 घटाए तो 1 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा आंसर में, 1 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा करनी 7 धन करनी 6। ये हो गया आंसर हमारा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करेंगे, आपके 2 अंक पूरे के पूरे यहाँ मिलेंगे, कोई अंक नहीं कटेगा आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न 6 इसका क्या दिया है, 1/3 की घात 5 पूरे की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। हल, प्रश्न क्या है हमारा, 1/3 की घात 5 पूरे की घात 4, पूरी घात कितनी है 4। अब ये प्रश्न हल करने के लिए आया हम, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 1/3 इसकी घात 5 है, 1 की घात भी 5 लिख सकते हैं, तो इसको पूरे की घात 5 लिख दिए। या हम इसको एक काम करते हैं, ये 3 की घात ऋण 5 लिख दिए, हम 3 की घात ऋण 5 गुणित पूरे की घात 4। यहाँ पे कौन सा सूत्र लग गया आपका, a की घात n बराबर a की घात ऋण n, ये वाला सूत्र लगा दी। कहाँ पे, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिए, a की घात an भागित क्या हो जाएगा a की घात ऋण n, घातांक के नियम लग गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ आया ये क्यों लगा, ये वाला नियम लग गया। ये भागित में था a की घात an, तो जब a की घात a/n है तो इसकी घात कायम चल जाती है माइनस में, तो ये एक की घात 3/5 है, तो ऋण 3/5 पूरे की घात 4। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, a की घात m पूरे की घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n, ये वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा, तो उसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1/an बराबर a की घात माइनस n। तो ये 2 सूत्र लगा दी हमने। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 की घात ऋण 5 गुणित 4, ये किसकी घात आ गई, 3 की घात। तो 3 की घात क्या हो गई, 3 की घात 5 के 20 ऋण 20, ये आंसर हो गया। इसका मान आप निकल गया, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1/3 की घात 20। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरल कीजिए वाला है। आप इतनी देर में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपको हम इसी प्रकार पूरे अध्याय कंप्लीट करेंगे। आप हमारे इन वीडियो को देखते रहिए और अपने साथियों तक भी इन्हें पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारा ये प्रयास है कि आपको जितने अच्छे से अच्छे हो सके गणित बन सके, प्रश्न सवाल बन सके। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, 5 धन करनी 7 एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में है 3 धन 2 करनी 2 को सरल कीजिए। जी क्या है, सरल कीजिए वाला है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम हल लिखे, क्या है 5 धन करनी 7, फिर दूसरे कोष्टक में है 3 धन 2 करनी 2। अब दोनों कोष्टक के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा करेंगे। देखिए गुणा कैसे करते हैं, ये 5 का गुणा पहले इस कोष्टक से कर दो, 3 धन 2 करनी 2 से, फिर धन करनी 7 का फिर इससे गुणा करेंगे, तो करनी 7 गुणित 3 धन 2 करनी 2। अब गुणा कर देते हैं, 5 का 5 दिया 15 धन 5 का 2 में 5 दूनी 10 करनी 2। फिर से गुणा देख लीजिए, 5 का 3 में गुणा की 15, फिर धन का चिन्ह, 5 का 2 में 5 दूनी 10 करनी 2। अब करनी 7 का 3 में गुणा किए तो यहाँ पे 1 है, 1 का 3 में गुणा की 3 करनी 7, फिर धन
1 का गुणा 2 में, यहाँ पे 1 है और इस 1 का गुणा इस 2 में की, तो 1 का 2 में गुणा की 2 गुणित ये करनी 7 है और एक करनी 2, करनी 7 गुणित करनी 2, जब इन दोनों गुणा होगा तो करनी 14, कितना आ जाएगा, करनी 14। अब कोई संख्या जुड़ेगी या घटेगी देख लीजिए, क्योंकि करनी के अंदर के मान यहाँ कोई भी समान नहीं है तो ना कोई किसी से जुड़ेगा ना घटेगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए 8वां प्रश्न देखिए इसका, 5 बटे करनी 3 करनी 5 को सरल कीजिए। अब इसको सरल कीजिए कहा है तो वही आपको हर का परिमीकरण करके हल कर देना है। हल देखिए, 5 करनी 3 ऋण करनी 5, हर का परिमीकरण कर दीजिए। तो क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, इसको जैसा का वैसा लिख दिए। अब हर का परिमीकरण करेंगे, देखिए हम यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऋण है तो कायम बदल जाएगा धन में, और अंश और हर दोनों में इसका गुणा कर देंगे। करनी 3 धन करनी 5, अब 5 गुणित कोष्टक में क्या आ जाएगा, करनी 3 धन करनी 5, और यहाँ पे ए ऋण बी ए धन बी, यानी करनी 3 का वर्ग हो जाएगा ये, ऋण करनी 5 का वर्ग। अभी इसके पहले हमने बताया कौन सा सूत्र लगा, सूत्र लगा आपका ए ऋण बी ए धन बी बराबर क्या होगा, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो ये सूत्र लगा दी हमने। देखिए अब आगे कैसे करेंगे इसको। ये प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आएंगे पेपर में, तैयारी अच्छे से कर लीजिए तो बन जाएंगे आपको। ये वार्षिक पेपर की तैयारी ही करा रहे हैं आपको, एक एक अध्याय की तैयारी हो जाएगी। ऊपर का अंश जैसा का वैसा लिख दीजिए, 5 करनी 3 धन करनी 5। अब नीचे वाले को हल करते हैं। देखो करनी 3 का वर्ग यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, ऋण करनी 5 का वर्ग 5, 5 कोष्टक में करनी 3 धन करनी 2। अब 3 में से 5 घटाए तो ऋण 2 आया, और हर में ऋण नहीं होता तो ऋण को ऊपर लेंगे, परिमीकरण करके ले जा सकते हैं, तो उसी से डायरेक्ट लिख दीजिए ऋण 5 बटे 2 करनी 3 धन करनी 2। ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 आपका हल हो गया। देख लीजिए, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 9 भी बताइए दे रहे हैं इसमें। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, करनी 3 ऋण करनी 5, एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में करनी 5 धन करनी 3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। बस वही है, इसको भी गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्रश्न गलत लग रहा है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, कैसा, 5 ऋण 3। तो हाँ, दोनों प्रकार से हल करके, पहले आपको जो बुक में दिया, जो प्रश्न बैंक उस आधार पर बता दे रहे हैं कैसे हल करेंगे उसे। पहले 3 दिया है और फिर दिया है 5, तो इसको हल करेंगे। देखिए हल लिख दिए हमने, करनी 3 ऋण करनी 5 गुणित करनी 5 धन करनी 3। अब गुणा करेंगे तो ये करनी 3 का पहले इससे गुणा करेंगे। देखिए करनी 3 गुणित करनी 5 धन करनी 3, फिर ऋण करनी 5 का फिर इससे गुणा करेंगे, करनी 5 धन करनी 3 से। अब गुणा करते हैं, देखिए
करनी 3 का 5 में गुणा किए तो करनी 3 का 5 है तो 15, करनी 15 हो गया ये। धन करनी 3 का करनी 3 में गुणा किए तो 3, ऋण करनी 5 का करनी 5 में किए तो ऋण 5, ऋण का धन में गुणा किए तो ऋण 5 तिया 15, करनी 15। आ रहा है समझ यहाँ पे आपको? देखो ये ऋण करनी 5 का धन करनी 5 से गुणा किए तो करनी 5 है, करनी 5 में गुणा की 5 और ऋण का धन में गुणा की तो ऋण है। फिर ऋण का धन में गुणा किए ऋण 5 तिया 15, ये धन करनी 15 से ऋण करनी 15 कट गया। अब 3 में से 5 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? क्योंकि धन 3 है और ऋण 5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऋण 2। 5 में से 3 घटाए 2 और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 2, और ये क्या हो गया इसका आंसर। इसको दो प्रकार से, इस प्रकार से भी आएगा, या यदि मान लो यहाँ पे करनी 5 देता तो ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र लग जाएगा। ठीक है, इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल प्रश्न 15 प्रश्न है। यहाँ पे आपको हमने कितने 9 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। बस हमारे पास अब बचे हैं 5 प्रश्न। उन 5 प्रश्नों को हम जल्दी से ही समाप्त कर देंगे अभी। ठीक है, इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका 1 घंटा या आधा घंटा जितने में भी हो आपका ये अध्याय समाप्त हो जाए, तो आपकी जो 6 अंक है यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये अध्याय आपका 6 अंक का आना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रश्न 10। क्या दिया है? करनी 5 धन करनी 2 पूरे को वर्ग को सरल कीजिए। थोड़े से करनी वाले सवाल आपको कठिन लगते होंगे, लेकिन कठिन नहीं है, आप ध्यान से समझिए, आपको सवाल बिल्कुल बन जाएंगे। हल लिखेंगे, प्रश्न जो है उसको लिख दीजिए। क्या है? कोष्टक में दिया हुआ है करनी 5 धन करनी 2 पूरे का वर्ग। अब पूरे का वर्ग है तो आप इसमें सूत्र भी लगा सकते हो, या इसको 2 बार लिख के गुणा कर सकते हो। 2 बार लिख देंगे, वर्ग है तो करनी 5 धन करनी 2 एक बार लिख दिए, और उसी संख्या को करनी 5 धन करनी 2 उसको हमने 2 बार लिख दिए। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं? ये करनी 5 का इस कोष्टक से गुणा करो, करनी 5 गुणित करनी 5 धन करनी 2 करनी 2। फिर धन किसका गुणा किए थे? करनी 5 का किए थे इस कोष्टक से। अब धन करनी 2 का फिर इस कोष्टक से गुणा करेंगे, करनी 2। चलो गुणा करते हैं। अब करनी 5 है, करनी 5 गुणा किए तो 5 आ जाएगा। करनी 5 का करनी के अंदर मान समान है, गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब करनी 5 का धन करनी 2 में गुणा की तो धन का धन में गुणा की धन, और 5 का 2 में गुणा की 10 करनी 10। फिर करनी 2 का करनी 5 में गुणा किए, करनी के अंदर मान असमान है तो उनका गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 करनी 10। और धन करनी 2 का धन करनी 2 में गुणा किए तो करनी के अंदर मान समान है तो वही संख्या आ जाएगी 2। अब ये 5 में 2 को जोड़ दो, कितना हो गया? 7। और करनी 10 में करनी 10 जोड़े तो 2 करनी 10। यह आंसर आ गया इसका। ये आपका 10वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 11 नंबर में मान निकालिए कहा है। प्रश्न 11 का कौन सा देखते हैं? पहला 64 की घात 1/2। अब 64 की घात 1/2 बहुत सरल सवाल है। अब 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है, और पूरे की घात 1/2, और घात की घात है तो घातों क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। 8 की घात 2 गुणित 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो 8 की घात कितनी आ गई? 1, और 8 की घात 1 यानी 8। ये हो गया इसका आंसर।
आप इसे 64 के गुणनखंड तोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा जाएगा। ये बहुत सरल रूप बता दिया आपको हमने। इसी प्रकार इसका सेकंड दिया है। सेकंड क्या दिया देखिए, देखिए इसका सेकंड दिया है 32। क्या दिया है? 32 की घात 2/5। इसी का दूसरा नंबर दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? हल लिख दीजिए, 32 की घात 2/5। 32 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। क्या टूटेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। पूरे की घात क्या आ गई? 2/5। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे टूटे? ऐसे तोड़ सकते हैं आप। 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने बार? 1 2 3 4 5 बार गुणा। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 5 बार है तो 2 की घात 5। पूरे की घात क्या है? 2/5। ये तो निकालने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए कि अब इसको कैसे करेंगे। अब घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। 2 की घात 5 गुणित 2/5। और जिसमें घातों को छोटा और जो आधार होता है उसको बड़ा लिख दिया करो। ये 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया यहाँ पे? क्या बचा? अब 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4। ये आंसर आ गया इसका। अगला प्रश्न देखिए इसी का। इसमें दिया 125 वाला दिया हुआ है। तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 125 की घात 1/3। हल। 125 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं आप। पहले सवाल लिख दीजिए, 125 की घात 1/3। इसके अभाज्य 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25, 25 पंचे 125 की घात 1/3। तो क्या आ जाएगी? 5 की घात 3। 5 कितने बार है? 3 बार है। 1 2 3 तो 5 की घात 3 और पूरे की घात क्या आ गई? 1/3। तो क्या आ जाएगा? 5 की घात 3 गुणित 1/3। 3 से 3 क्रॉस हुआ तो क्या आया? 5। ये आंसर आ गया इसका। अब इसी का तीसरा सवाल, एक दिया है और चौथा इसी का यही बता दे रहे हैं आपको। चौथा भी, चौथा प्रश्न क्या दिया है? 16 की घात 3/4। हल। 16 गुणनखंड क्या टूट जाएंगे? 16 गुणनखंड तोड़ लेंगे। 16 घाट क्या है? 3/4 है। तो इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। पूरे की घात कितनी आएगी? 3/4। गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 गुणनखंड क्या टूट के? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार टूट के? 4 बार। तो यार 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। 4 क्यों लिखी? क्योंकि 2 4 बार है। फिर 3/4। ये घात का गुणा हुआ तो ये घात से घात 2 की घात क्या आ जाएगी? 3। 2 की घात 3 है, इसका आंसर आ जाएगा 8। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। बस आपके अब प्रश्न 12, 13, 14 4 प्रश्न बचे। इन चारों प्रश्नों को हल कर दिए तो यहाँ आपकी प्रश्नमाला समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सरल सवाल है, आप घर में करेंगे, आप इसे देख लीजिए 1 बार 2 बार तो आपको बिल्कुल ये पूरे प्रश्न बनने लगेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं हमारे। आप हमारे जो चैनल है आइडियल देव क्लासेस, उसमें जाइए। उसमें आपको 8 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय की जो हमारी लाइव क्लास थी उसके पूरे वीडियो, एक एक वीडियो डले हुए हैं। आप हमारे चैनल को खोल के वहाँ देख सकते हैं, तो आपको उधर से तैयारी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश के भी वीडियो डले हुए हैं, सामाजिक विज्ञान के भी डले हुए हैं, आपके सभी के वीडियो डले हुए हैं। देखिए अब अगला प्रश्न नंबर 12। समय भी होने लगा है, जल्दी से हम कंप्लीट कर देते हैं। 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5। अब देखिए यहाँ पे अभी घातांक की नियम लग जाएगा। 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5। ये प्रश्न दिया हुआ है।
इसके आधार समान है, आधार समान है, यानी a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m धन n। ये वाला फार्मूला लग जाएगा आपका, लग जाएगा यहाँ पे फार्मूला। जब ये फार्मूला लगाया आपने तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 धन 1/5। आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये 2 लिख दिए। अब ये जो 2 भिन्न है इनको जोड़ने के लिए लघुत्तम लिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 10 में 3 जोड़े 13/15। 2 की घात क्या आ गई, 13/15। ये आंसर आ गया। इसी का ये एक पहला सवाल था। इसी का दूसरा सवाल दिया हुआ है, क्या दिया है, 1/3 की घात 3 पूरे की घात 7। इस प्रकार का प्रश्न आपको हमने ऊपर हल करा दिए हैं, आप इसको हल कर लेंगे। अब ये वाला प्रश्न थोड़ा सा हटके है, 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। यहाँ पे आधार असमान है और घातें कैसी हैं, समान है। जब आधार असमान है और घातें समान है तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा। 7 का 8वां गुणा की 7 8 56 की घात 1/2। ये आंसर हो गया इसका। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 13 देख लीजिए। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। संख्याएं लिखिए। ये प्रश्न है आपका, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए कहा है। तो ये जो प्रश्न है आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कौन सा नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। हल, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 6। और किसके बीच, 1 और 2 के, तो सबसे पहले 1 ले लीजिए, तो इसके भागित में 1। और इस ये 1 हम किसके बीच में, पहले 1 का निकाल लेते हैं। 1 हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आएगा। अब इसके अंश और हर में किसका, 6 का गुणा कर दो, 6 का ऊपर भी और 6 का नीचे भी। 6 कम 6, 6 कम 6। फिर किसको ले लो, 2 को, तो इसको 2/1 लिख दिए हमने। और इसके भी अंश में 6 का गुणा कर दो ऊपर और नीचे 6 का, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6। अब इनके बीच संख्या देखो, 6/6 हर समान हो गए दोनों के, तब क्या आ जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, कहाँ तक लिखना, 12 तक। फिर 10/6, 11/6 और ये 12/6। अब ये 6/6 और 12/6 इनके बीच की संख्या कितनी आ गई, ये 5। तो ये जो 5 परिमेय संख्या है ये किसके बीच की हो जाएंगी, 1 और 2। तो क्या लिख देंगे, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, 7/6, 8/6। इसको काट सकते हैं और काटना चाहें तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 नहीं भी काटे तो 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 है। ये आ गया आंसर। इसके बाद अगला जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 14 बताएंगे। उससे पहले प्रश्न नंबर 15 बता देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 15 में जो पूछा है वो प्रश्न है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कहा है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं ये भी मालूम होना चाहिए आपको। देखते हैं हम इसका। कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उनके बीच की कहलाती हैं। क्या ज्ञात करना है आपको, अपरिमेय संख्या।
चलो उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, प्रश्न 14। और आप अपरिमेय संख्या कोई भी बता सकते हैं इनके बीच की। तो अभी हम उसका आंसर, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसको अभी बता देते हैं। उससे पहले हमें जो प्रश्न आया है, प्रश्न क्या है, दिखाइए कि 0.333 और बराबर 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है उसने, प्रश्न दिया है आपको 0.3333 बराबर 3 के ऊपर 3 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं। ये प्रश्न है हमारा। अब इसको, बहुत सरल प्रश्न है, इसको बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। क्या मान लेंगे, माना क्या मानेंगे p/q, माना p/q बराबर जो आपका दिया है 0.3333, ये मान लिया हमने p/q के बराबर 0.33 मान लिए। अब कितनी संख्या की कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, एक ही अंक की, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। फिर दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दीजिए, पक्षों में 10 का गुणा करने पर। अब 10 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति, 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 100 का, 3 की तो 1000 का, इस प्रकार से करेंगे। तो 10 का p/q से गुणा की तो 10 गुणित p/q बराबर 0.3333 गुणित 10। तो 10 p/q, अब इसका गुणा किए तो क्या आ जाएगा, 3.3333 एक समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। अब देखो समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण 2 है, तो ये वाला पक्ष, ये 10 इस पक्ष से इस पक्ष से घटाएंगे, 10 p/q ऋण p/q, और इस पक्ष से इस पक्ष को 3.3333 ऋण 0.3333। अब घटाएंगे तो 10 p/q में से p/q तो 9 p/q बराबर, अब इसको घटाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। घटा के देख लेते हैं, 3.333 में से 0.333 घटाए तो 0 0 और यहाँ क्या बचा, 3। तो ये 3 आ गया। या p/q, ये गुणा में तो काय में चल जाएगा, भाग में, 3/9। तो ये p/q बराबर क्या आ गया, ये आंसर हो गया। नोट, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। और इसके बाद अगला प्रश्न पूछा 1/7। क्या पूछा अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। 1/7 और कितने कह रहा है, 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। तो कुछ नहीं, आप इसको बहुत आसानी से कर दीजिए। तो आप 2 का भाग 7 में दे दीजिए, या कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी जो अपरिमेय संख्या है वो बता दीजिए, इसका आंसर होगा।
तो आंसर में आप बता सकते हैं इसका, जैसे यहाँ दिया बुक में 0.28571 है। लेकिन 1/2 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों बीच स्थित अनुवर्सारी आवृत्ति होती है। इस प्रकार की आप अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की संख्या का एक उदाहरण है, आप इसको ऐसा भी लिख के बता सकते हैं 0.150 1500 1500 की बार पुनरावृत्ति हुई। तो कोई भी आप अपरिमेय संख्या लेंगे अनुवर्सारी वाली, तो वो क्या कहलाएंगी, इसकी उनके बीच की अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो आपका अध्याय 1 था संख्या पद्धति कक्षा 9वीं का, यहाँ पे समाप्त हुआ। और यहाँ से आपको 6 अंक कहीं नहीं जाएंगे, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में।